हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों का एक बार फिर इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म सिल्वर सक्सेस पर स्वागत है। पिछले कुछ वीडियोस के माध्यम से हम लोगों ने फ्रांसीसी क्रांति के कारणों, प्रसार और समापन को समझा था। आज हम लोग मूल रूप से इसके परिणामों को समझने का प्रयास करेंगे, जिसने कहीं न कहीं वैश्विक स्तर पर राजनीति को एक नई दिशा दे दी। आइए तो फिर देर किस बात की, इसके परिणामों को जानें। आखिरकार फ्रांस एक संवैधानिक राजतंत्र बन ही गया, जिसका वहां के लोगों को बरसों से और बेसब्री से इंतजार था। नेशनल असेंबली के द्वारा 1791 में संविधान के प्रारूप को तैयार कर लिया गया था, जिसके साथ ही फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी। इस प्रकार निर्मित संविधान का एक ही उद्देश्य था, सम्राट की शक्तियों की निरंकुशता पर अंकुश लगाना, अर्थात शक्तियों का विभाजन और यथास्थिति हस्तांतरण तीन संस्थाओं में किया गया। पहली संस्था थी विधायिका। मूल रूप से यह कानून का निर्माण करने वाली संस्था थी। दूसरी संस्था थी कार्यपालिका, अर्थात निर्मित कानून को लागू करने वाली संस्था। तीसरी न्यायपालिका थी, जो आम जनता के हितों की रक्षा करने के लिए उत्तरदायी थी। इस प्रकार शक्तियां अब सिर्फ एक इंसान अर्थात सम्राट के ही हाथों में सीमित नहीं रह गई थीं, बल्कि इनका दायित्व अब विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को सौंप दिया गया था। आइए जानते हैं नवनिर्मित संविधान की क्या-क्या विशेषताएं थीं। पहली विशेषता थी कि नेशनल असेंबली विधायिका हो गई थी, जो कानून बनाती थी। सम्राट को कार्यपालिका की भूमिका दी गई, जो इस प्रकार निर्मित कानूनों को लागू करने के लिए उत्तरदायी थे। ज्ञातव्य हो कि 1791 से पहले सम्राट तीनों स्टेट को मिलाकर एक सभा का गठन किया करते थे और वहां पर निर्णय लिया जाता था और अंत में सम्राट उस निर्णय का अनुमोदन करते थे। लेकिन अब वो बात नहीं रह गई। अब कानून अर्थात नियम का निर्माण नेशनल असेंबली करने वाली थी, जिसको लागू करने का दायित्व सम्राट के हाथों में दिया गया। न्यायपालिका एक ऐसी संस्था थी जहां लोग अपनी न्यायिक समस्याओं का निदान प्राप्त कर सकते थे। एक तरह से कहा जाए तो यह आम जनता के हितों की रक्षा के लिए उत्तरदायी थी। पुरुष व नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ फ्रांस के संविधान की शुरुआत हुई। प्रत्येक नागरिक के अधिकारों की रक्षा को, ध्यान दीजिएगा, राज्य का एक कर्तव्य माना गया कि राज्य प्रत्येक नागरिक के अधिकारों की रक्षा करेगी। नए संविधान में ऐसा माना गया कि तीन अधिकार किसी भी इंसान को जन्म से प्राप्त होते हैं। वे तीन अधिकार कुछ इस प्रकार हैं। पहला, जीवन का अधिकार। दूसरा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार अर्थात अपने विचारों को प्रकट करने का अधिकार। तीसरा, कानूनी रूप से बराबरी का अधिकार।
इट वॉज द राइट टू इक्वालिटी बेसिकली। अब बात करते हैं नेशनल असेंबली के सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में। आम जनता प्रत्यक्ष चुनाव पद्धति से एक निर्वाचक समूह के सदस्यों का चुनाव करती थी। प्रश्न उठता है कि प्रत्यक्ष चुनाव पद्धति होती क्या है? मूल रूप से प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति चुनाव की वह पद्धति है जिसमें आम जनता सीधे भाग लेती है। अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति वो पद्धति है जिसमें आम जनता की सहभागिता अप्रत्यक्ष रूप से होती है, अर्थात वो सीधे तौर पर कुछ लोगों का चुनाव करते हैं और इस प्रकार सीधे चुने हुए लोग आगे किसी विशेष का चुनाव करते हैं। तो विशेष के चुनाव की जो प्रक्रिया होगी वह अप्रत्यक्ष होगी, जबकि सीधे चुने जाने वाले व्यक्तियों के संदर्भ में जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी वो प्रत्यक्ष होगी। निर्वाचक समूह नेशनल असेंबली के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति से करती थी। आगे इसको और बेहतर ढंग से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे जब ब्लॉक डायग्राम देखेंगे। नेशनल असेंबली और निर्वाचक समूह का सदस्य होने के लिए लोगों का करदाताओं की उच्चतम श्रेणी में होना जरूरी था। प्रश्न उठता है, मत देने का अधिकार किन लोगों को दिया गया था? आइए उसे समझने का प्रयास करें। 25 वर्ष या उससे अधिक के वे पुरुष जो कम से कम 3 दिनों की मजदूरी कर के रूप में सरकार को देते थे, उनको अधिकार दिया गया मत देने का। महिलाओं को मत देने का अधिकार नहीं था। 25 वर्ष से कम आयु के पुरुषों को मत देने का अधिकार नहीं दिया गया। 25 वर्ष या अधिक के उन पुरुषों को भी कर मत देने का अधिकार नहीं दिया गया जो 3 दिनों की न्यूनतम कर प्रावधान का पालन नहीं करते थे। जैसा कि अब बात करते हैं इस ब्लॉक डायग्राम की। जैसा कि हम लोगों ने कुछ देर पहले जाना था कि नेशनल असेंबली को विधायिका की भूमिका दी गई थी, अर्थात कानून बनाने का अधिकार इसको दिया गया। कार्यपालिका के रूप में कानून को राज्य में लागू करने की जिम्मेदारी सम्राट को दी गई। न्यायपालिका आम जनता की न्यायिक समस्याओं के समाधान के लिए और उनके हितों की रक्षा के लिए उत्तरदायी थी। रही बात निर्वाचन की, तो आम जनता प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के अंतर्गत एक निर्वाचक समूह का गठन करती थी। प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति चुनाव की वह पद्धति है जिसमें आम जनता सीधे तौर पर भाग लेती है, जबकि अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति चुनाव की वह पद्धति है जिसमें जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि किसी विशेष का चुनाव करते हैं, अर्थात इसमें जनता सीधे तौर पर भाग नहीं लेती। इस प्रकार गठित निर्वाचक समूह के सदस्यों के द्वारा नेशनल असेंबली के सदस्यों का चुनाव होता था। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग कुछ नया सीखने का प्रयास करेंगे। अगर हमारे वीडियोस अच्छे लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।